नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 50 से 54 व आंकलन 9 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 49 तक के हल करवा दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल जीवी पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं कार्यपत्रक 50 को। कार्यपत्रक जो 50 है वो पूर्णांकों की जोड़ और घटाव से संबंधित है। पूर्णांकों की जोड़ कैसे की जाती है और पूर्णांकों का घटाव है बाकी कैसे की जाती है, उसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके उसे हल करने का प्रयास करोगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो आपको ज्ञात करना है। इसमें अगर अपन पहला प्रश्न देखें, पहले का क्या देखें कि -10 से 3 अधिक बताना है, तो आपको सबसे पहले संख्या रेखा पर प्रदर्शित संख्याएं करनी है। जैसे 0 से वापस अपन बाईं ओर जाएंगे, 0 से बाईं ओर जाएंगे तो वो माइनस में आएगी, और 0 से दाईं ओर जाएंगे तो प्लस में आएगी। तो अपन -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ऐसे करते 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 -13 तक लिख देते हैं। अब अपने को पूछा है कि भाई -10 से 3 अधिक बताना है, तो -10 जो है ये इससे 3 कम नहीं जाना है, करना है अधिक बताना है। तो 3 अधिक किधर होगा? 1 अधिक, 2 अधिक और 3 अधिक। -10 से 3 अधिक किधर हो रहा है? -7 हो रहा है। तो इसमें जो पूछा है आपसे वो होगा -7। इसका क्या होगा? -7 हो जाएगा। आगे देखते हैं पहले का ख। ये क्या कह रहा है? -2 से 3 कम, -2 से 3 कम बताना है। तो आपको पता है कि 0 से अपन बाईं ओर जाएंगे तो संख्याएं ऋणात्मक होगी, और 0 से दाईं ओर जाएंगे तो संख्या धनात्मक होगी। तो जब अब -2 है, यहाँ से कर रहे हैं कम, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अधिक नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और कम कितने कर रहे हैं? 3। तो 3 कम करो, देखें 1 कम कर दिया, 2 कर दिया और 3 कम कर दिया, तो कितने हो रहे हैं? -5। तो इसका उत्तर क्या होगा? -5। संख्या रेखा पर प्रदर्शित इस प्रकार करना है, और उत्तर जो निकल रहा है वो -5 निकल रहा है। इनका निकल रहा है -7 उत्तर आ रहा है। इसी तरह ग देखो, -5 से 5 अधिक, -5 है उससे 5 अधिक, यानी कम नहीं करने, अधिक करने हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 अधिक कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसका उत्तर 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे अपन दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित कीजिए और मान बताइए। पहला प्रश्न देख लेते हैं इसका कि 9 + -6, 9 + -6। तो आपको पता है शून्य जो है इसके दाईं ओर जाएंगे तो प्लस में है संख्या, और शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो माइनस में है संख्या। अब 9 प्लस, तो 9 तक, शून्य से 9 तक गिनती लिखोगे तो 9 प्लस, यहाँ से आपको -6 जाना है, यानी वापस बैक जाना है, माइनस में जाना है, ऋणात्मक की तरफ जाना है। तो 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, 5 गए और 6 गए। तो उत्तर क्या आया? 3 आया। तो आपका उत्तर 3 होगा यहाँ पर। इस तरीके से दूसरा देख लेते हैं। ख, -3 + -7, -3 + -7, शून्य से अपन जैसे ही बाईं ओर जाएंगे तो संख्या होगी आपकी ऋणात्मक। अब -3 है तो -3 कहाँ है? यहाँ है। अब -3 से आपको जाना -7, यानी -7 जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, -7 यहाँ हो रहा है। यानी 3 में से आप 7 घटाओगे तो -10 उत्तर आ रहा है, तो आपका -10 उत्तर होगा। इसी तरह अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग, -8 + 4, -8 + 4। अब आपने देखा होगा कि संख्या रेखा पर आप दर्शाओगे तो 0 से बाईं ओर जा रहे हैं तो संख्या ऋणात्मक है, और 0 से दाईं ओर जा रहे हैं तो संख्या क्या है? धनात्मक है। अब अपने को बताया कि भाई -8 है, उसमें आपको 4 प्लस करना, 4 जोड़ना है, घटाना नहीं है। तो यहाँ घटाओ, जोड़ो, देखें -8 में 1 जोड़ा -7 हुआ, 2 जोड़ा -6 हुआ, 3 जोड़े तो -5 हुआ, और 4 जोड़े तो -4। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यहाँ
4 हो जाएगा। इसी तरह घय को देख लेते हैं। यहाँ -2 है, +8 है, +-4 है। तो आपको -2 पे जाना है। ये है -2। -2 के अंदर आपको 8 जोड़ने हैं, ऐड करने हैं। तो 8 ऐड करो, देखें। 1 ऐड किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ तक आपके 8 ऐड हो गए, यानी 6 पे पहुँच गए। अब आपको वापस 4 माइनस करने, 4 घटाने वापस इनमें से। 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, उत्तर क्या आएगा? 2। तो यहाँ उत्तर आपका 2 सही होगा। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो कमेंट करके बताना कि सर हमें ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आपका तीसरा प्रश्न जो है कि दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ संख्या रेखा दिख रहा है और संख्या रेखा को देखोगे तो जो शून्य है, ये जो शून्य आप देख रहे हो, ये बाईं ओर जाओगे तो संख्या होगी आपकी ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता माइनस और धनात्मक का मतलब होता प्लस। धन प्लस को कहते हैं, ऋण कहते हैं माइनस को। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब शून्य से आप इधर धनात्मक की तरफ जा रहे हो तो ए बी सी डी ये संख्या आ रही है, ये आपके आ रहे हैं। अब यहाँ आप इस प्रश्न को देखोगे क को, तो यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है, बिंदु डी पूर्णांक है, ये +8 है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा? अब -8 कहाँ होगा? तो आप यहाँ से 8 जो प्लस में है उसके आगे लिखोगे तो माइनस के +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1, फिर शून्य आ गया, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 8 हो गया। अब आपको पूछा भाई -8 वाला बिंदु कौन सा होगा? तो -8 वाला जो बिंदु होगा वो आपका होगा ई। तो यहाँ उत्तर लिखोगे ई। इसी तरह ख को देख लेते हैं। बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल है, क्योंकि ये शून्य जो है इसके इधर है और इधर की संख्या धनात्मक है। तो बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, आपको बताना है क्या है। तो धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक लिख लो। तीसरा देखोगे बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक कौन से हैं। बी का संगत पूर्णांक आपने अगर ऐसे लिख दिया है तो आप बता सकते हो बी का संगत पूर्णांक है +4 और ई का जो संगत पूर्णांक है वो -8 है। तो +4 और -8 है। बिंदु जी धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? अब जी कहाँ पर है? 0 से 0 से आपका बाईं ओर है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक में है। जी ऋणात्मक पूर्णांक है और उसका संगत जो है वो -4 है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 51 की तरफ। भाजकता के नियमों की समझ, भाजकता के नियमों की समझ है वो होनी चाहिए। अब आपको भाजकता से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो भाजकता से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपको नियमों पर आधारित होंगे। जैसे क्या देखो, इसमें 3 की भाजकता का नियम बताओ। अब 3 की भाजकता का नियम आप बिल्कुल सरल तरीके से पता कर सकते हो कि आपके सामने कोई भी संख्या देखने को मिल जाए, उसका योग अगर 3 से भाग देने पर पूरा पूरा जा रहा है तो वो 3 की भाजकता का नियम को फॉलो कर रहा है। अब आप देखोगे मैं किसी संख्या को लिखता हूँ, जैसे 5 लिख दिया मैंने, फिर मैंने लिख दिया 6 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 4 लिख दिया। अब ये संख्या 564 है आपके सामने। अब मैं पूछूं कि ये क्या 3 की भाजकता का नियम को फॉलो करती है? अब आप कैसे पता करोगे कि ये संख्या 3 की भाजकता का नियम का फॉलो करती है? तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से आपको ये देखना है कि इन तीनों संख्याओं का योग कर लीजिए। तो 5 और 6 हो गए 11 और 11 और आपके 4 हो गए 15। योग कितना हुआ? 15। अब बताओ 3 के पहाड़े में 15 आते हैं? तो क्या सर आते हैं। तो 3 के पहाड़े में जब 15 आते हैं तो ये 3 की भाजकता के नियम को फॉलो करती है, यानी यहाँ इस 564 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आपको बिल्कुल बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, चाहे 10 अंकों की संख्या आ जाए, ये तो 564 थे, चाहे करोड़ों में संख्या आ जाए तो उनका योग कर लो। योग करने के बाद में 3 का भाग अगर जा रहा है तो वो 3 की भाजकता का नियम होगा। यानी आप नियम ये याद रखोगे कि अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग किससे होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। ये 3 की भाजकता का नियम है। अब 6 की भाजकता का नियम पूछ लिया भाई कि 6 की भाजकता का नियम बताओ। तो 6 की भाजकता का नियम 2 और 3 दोनों से विभाजित जो संख्या हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है
और जो संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वो 6 से भी विभाजित होगी, ये बात क्लियर है। 11 की भाजकता का नियम पूछ लिया, तो 11 की भाजकता में सम संख्या और विषम संख्या जो होती है उसके स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 और 11 का गुणज है तो वो 11 की भाजकता का नियम है। अब आपको पता होना चाहिए जैसे 2 और 4, 2 की भाजकता का नियम और 4 की भाजकता का नियम अगर लागू है तो वो 8 में भी लागू होगा। इस तरीके से ये भाजकता के नियम को आपको जानना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर लिखिए। आपको बताना 10 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अब इसका सीधा सा फंडा है कि यहाँ पर आप जो शून्य होगा वही 10 की भाजकता के नियम को फॉलो करेगा। जैसे 200 है, अब यहाँ पे 200 को देखोगे तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये पूरी तरह से 10 से विभाजित है। यहाँ इकाई का अंक 2 है तो ये 10 से विभाजित नहीं है। यहाँ इकाई का अंक 0 है तो ये 10 से विभाजित है। यहाँ 7 है, ये विभाजित नहीं है, ये इकाई का अंक 0 है तो ये 10 है। यानी जहाँ पर इकाई का अंक आपको 0 नजर आए वो 10 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ये नियम आप अच्छी तरह से याद रखना कि 10 की भाजकता का नियम कौन सा होगा कि जो संख्या इकाई का अंक जो होगी वो 0 होगी, वो 10 से भाजकता का नियम होगी। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दो। अब 2 से विभाज्य कौन सी होगी, जहाँ 0 होगा वो 2 से विभाजित होगी, 2 होगा वो भी विभाजित होगी, इकाई का अंक 4, इकाई का अंक 6 और इकाई का अंक 8, ये संख्याएं नजर आएगी। जहां पर भी आपको इकाई का अंक 0 है, 2, 4, 6, 8 नजर आता है, वह संख्या आपकी 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है। अब यहां इकाई का अंक 2 देखो तो ये 2 से विभाजित है, यहाँ 4 है तो ये भी 2 से विभाजित है, ये 1 आ गया, ये 2 से विभाजित नहीं है। ये 8 इकाई का अंक है तो 2 से विभाजित है, 6 इकाई का अंक है तो 2 से विभाजित है, ये 1 वाली नहीं है। जहाँ पर भी आपको इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नजर आए वो सभी 2 से विभाज्य होगी। ये 2 से विभाजित नहीं है, ये 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित संख्याओं का पता लगाने के लिए मैंने बता दिया कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य है। अब 5 की भाजकता का नियम आपको पता है तो आप बता सकते हो। 5 की भाजकता का नियम आप याद रखो, इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 व 5 होना चाहिए। तो यहाँ 0 है इकाई का अंक 810 में, यहाँ 585, इकाई का अंक 0 5 है तो ये 1 वाला नहीं होगा। इधर ये देखो 0, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 0, तो ये सभी 5 की भाजकता के नियम को फॉलो करते हैं संख्या, बाकी ये 5 की भाजकता के नियम को फॉलो नहीं कर रही है। अब पूछोगे सर ये अगर 5 की भाजकता के नियम को फॉलो नहीं कर रही है तो ये किसकी भाजकता का नियम है, तो आप जोड़ो देखें, 9 और 1 10, 10 2 12, और 12 किस में आता, 3 की भाजकता का नियम का उदाहरण है ये 3 की भाजकता का नियम का उदाहरण है। 5वां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान और जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। सही का निशान ऐसे लगाना है, गलत का निशान इस तरीके से लगाना है। अब देखते हैं इनका पहला कि यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वो 10 से विभाज्य होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वो 10 से विभाज्य होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य, यहाँ 10 होता और फिर 5 लिखता तो सही होता। यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो वो 5 से भी विभाज्य होगी तो सही होता। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वो 9 से भी विभाज्य होगी, ये भी गलत है। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वो 2 और 3 से भी विभाज्य होगी तो सही होता, 9 से नहीं होगा, ये बात गलत है। अगला देखो, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वो 2 व 4 से भी विभाज्य होगी, ये बात सही है। 8 से विभाज्य है वो 2 से भी विभाज्य होगी, और जो 8 से विभाज्य है तो वो 4 से भी विभाज्य होगी, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये भाजकता के जो नियम है आपको एक एक पता होना चाहिए कि कौन सा भाजकता का नियम है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। भाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। भाजकता के नियमों की जांच करने के लिए भाजकता के नियम, 2 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम जो है, 4 की भाजकता का नियम, 5 की भाजकता, 6 की भाजकता, 8 की भाजकता, 9 की भाजकता, 10 की भाजकता, 11 की भाजकता, यानी 8 9 10 11, ये 4 ये हैं, 2 3 4 5 6 ये, यानी इसमें एक छोड़ो, 1 नहीं होता है और 1 7 नहीं है,
और एक और 7 नहीं है, ये एक छोड़ दीजिए। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 1 और 7 है, इनका नहीं आ रहा, बाकी सबका है। अब यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 224। अब पूछ रहे हैं 224 क्या 2 की भाजकता का नियम है? तो बिल्कुल 2 की भाजकता का नियम है। मैंने बताया है कि जहाँ इकाई का अंक आपको शून्य है 2 4 6 8 नजर आए तो वो 2 की भाजकता का नियम। क्या ये 3 की भाजकता का नियम है? नहीं है। कैसे नहीं है? कि इनका योग करके देखोगे 8 हो रहा है और 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये 3 की भाजकता का नियम नहीं है। क्या ये 4 की भाजकता का नियम है? बिल्कुल है। 4 की भाजकता, अब 2 और 4 की भाजकता का नियम है, ये सही है, तो वो 8 की भाजकता का नियम है। बिना विचारे भी आप बता सकते हो कि ये 2 और 4 की भाजकता के नियम में ये संख्या सही हो रही है, तो 8 में तो अपने आप हो जाएगी। इसी तरह 325 है। 325 किसकी भाजकता का नियम है? जिसमें इकाई का अंक 0 और 5 हो, तो 0 और 5 हो तो ये 5 की भाजकता का नियम में आती है, बाकी किसी के भाजकता के नियम में नहीं आएगी। यहाँ 429 है, तो ये 3 के भाजकता के नियम में आ रही है, क्योंकि इनका योग कर रहे हो तो 10 11 और 15 हो रहा है, और 15 3 के पहाड़े में आता है, 15 3 के पहाड़े में आ रहा, बाकी किसी 11 की भाजकता के नियम में भी आती है। इसी तरह 441 आ गए, तो ये 3 की भाजकता के नियम आता है और 9 की भाजकता के नियम में भी आता है। इसी तरह 705 है, 3 की भाजकता के नियम में, 5 की भाजकता के नियम में यहाँ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 52 की तरफ। भाज्य संख्याओं की समझ बना पाना। भाज्य संख्या है उनकी समझ बनानी है। अब देखो इसमें भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा करना है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी? आपको अभाज्य संख्या अलग करनी है, बाकी सब भाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। एक तो होता है वो न तो भाज्य होता है और न अभाज्य होता है। तो एक का तो रोल यहाँ से कुछ है नहीं, एक का कोई रोल नहीं है। एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। अब पीछे 2 से लगा के 100 तक की गिनती को देखते हैं, तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है और 7 अभाज्य संख्या है। इसी तरह 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है और 19 अभाज्य संख्या है। इसी तरह आगे बढ़ोगे तो आपका 23 अभाज्य संख्या है और 29 अभाज्य संख्या है। आगे 31 अभाज्य संख्या है और 31 के बाद में 37 अभाज्य संख्या है। 41 अभाज्य संख्या है, 43 अभाज्य संख्या है और 47 अभाज्य संख्या है। अब ये अभाज्य संख्या है तो कैसे अभाज्य बनी? ये अभाज्य संख्या इसलिए बनी है क्योंकि इसमें या तो भाग एक का जाएगा या इस स्वयं खुद का ही जाएगा, बाकी किसी का भाग इसमें नहीं जाता है। मान लो आप कोई भी संख्या ले लो, मान लो 17 ले लिया, तो 17 में या तो एक का भाग जाएगा या इस 17 का ही भाग जाएगा, बाकी किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं का ही भाग जाए वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। एक व स्वयं का ही भाग जाए वो संख्या कैसी कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। बाकी जो मैंने गोल घेरे किए हैं यहाँ पर, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? भाज्य संख्या। तो मैंने 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या बता दी है, बाकी सब भाज्य संख्या है। तो 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या निकली? 15 अभाज्य संख्या निकली है। और आगे 51 से 100 तक की गिनती में 10 और है। इन टोटल 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं पूछे तो 25 होती है, ये आप याद रखना है। अगर पूछे 1 से 100 तक की गिनती में भाज्य संख्या कितनी होती है तो 74 होती है। आप ये मत सोचना 100 में से 25 वो निकल गई, 75 बच गई, 74 होगी, क्योंकि एक न भाज्य है न अभाज्य है। तो 74 संख्या भाज्य है, 25 अभाज्य है और एक न भाज्य है और न अभाज्य है। ये बात ध्यान रखने की है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि नीचे लिखी संख्याएं कौन कौन सी संख्या के से भाज्य हैं? अब देखो 10 किससे भाज्य है और 16 किससे भाज्य है, तो आप आराम से एक एक चीज़ को देख सकते हो। ये 1 का भाग भी इसमें जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 5 का भी जाता है, 10 का भी जाता है। इसी तरह 16 है, इसी तरह 15 है, 25 है, 20 है, 36 है, 18 है, 24 है। इसमें आप भाज्य संख्याओं का भाज्य जो है वो निकाल सकते हो। तीसरा प्रश्न जो है कि नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। 2 का पूरा पूरा भाग उसी में जाएगा जिसमें इकाई का अंक अगर आपको 0 नजर आए, इकाई का अंक 2 नजर आए, इकाई का अंक 4 नजर आए, इकाई का अंक 6 नजर आए और इकाई का अंक आपको 8 नजर आए, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो आप ऑलरेडी यहाँ देख सकते हो, मैंने शून्य लगा, जहाँ पर भी
2 से पूरी पूरी भाज्य संख्या है उसके ऊपर मैंने गोल घेरा खींच दिया है। आप आराम से इसको देख सकते हैं कि ये संख्याएं क्या होगी, 2 की भाजकता के नियम के तहत आएगी। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 का पूरा पूरा भाग किस में जाएगा, जिसमें इकाई अंक 0 और इकाई अंक 5 होगा, वही 5 के भाजकता के नियम को फॉलो करेगी। तो मैंने 5 और 0 वाली जो भी संख्या थी उसके ऊपर भी गोल घेरा कर दिया है। आगे आता है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, यानी इनका योग करोगे तो 3 से विभाजित होगी, इसलिए मैंने यहाँ एक एक संख्या लिख दी है। यहाँ 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 0 लिख दिया। आगे है कार्यपत्रक नंबर 53, संख्याओं के गुणज और गुणनखंड की समझ हो आपको बनानी आनी चाहिए। पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में कौन कौन सी संख्या 40 की गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाइए। जो 40 के गुणनखंड नहीं है उन पर गोल घेरा लगाना है। तो 40 का गुणनखंड कौन कौन सी संख्या नहीं है, 40 का गुणनखंड 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 8 होती है और 10 होती है। बाकी सभी 40 का गुणनखंड नहीं है, जिसके ऊपर गोल घेरा लगा दिया है। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। 2 नंबर जो प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। यानी 20 और 60 का एक सार्व गुणनखंड बताना था। यानी 20 और 60 का सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कि भाग दोनों में जाना चाहिए। 10 का भाग 20 में भी जाता है और 10 का भाग 60 में भी जाता है, तो ये इसका 10 सार्व गुणनखंड हो गया। यहाँ 16 और 24 का सार्व गुणनखंड पूछा है, तो 4 का भाग 16 में भी जाएगा और 4 का भाग 24 में भी जाएगा, तो ये सार्व गुणनखंड हो गया। इधर देखोगे तो 22 और 44 का सार्व गुणनखंड पूछा है, तो 11 का पाड़ा बोलेंगे तो 22 भी आएगा और 44 भी आएगा, इसलिए ये सार्व गुणनखंड हो गया। 25 और 35 का सार्व गुणनखंड पूछा तो 5 25 में भी आएगा और 35 में भी आएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर उचित चिन्ह लगाइए। जैसे इनमें से कौन सा 140 का एक गुणनखंड है, 140 का एक गुणनखंड बताना है। तो 140 का कौन सा गुणनखंड होगा अपन अभी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो 12 है ये 140 का गुणनखंड नहीं है, 71 140 का गुणनखंड नहीं है, 28 140 का गुणनखंड है और 6 नहीं है। तो ये आपका 28 जो है 140 का गुणनखंड है। अब कैसे हुआ 140 का गुणनखंड, तो 28 का पहाड़ा बोलो 5 बार, तो 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 140, तो ये आपका इसका गुणनखंड है। खैर देखो इनमें से कौन कौन सी संख्या 555 का एक गुणनखंड है, तो 555 का गुणनखंड सीधा है, 5 का पहाड़ा बोलोगे 5 1 1 1 3 बार जाएगा, तो ये आपका 5 हो गया। इनमें से कौन सा 276 का एक गुणनखंड है, तो 276 का गुणनखंड है 33। जैसे मैंने यहाँ क को समझाया उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखिए। गुणज और गुणनखंड, गुणज तो वो होते हैं पहाड़े, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो वो तो गुणज हो गई। जबकि गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे 1 का भाग भी जाता है 12 में, 2 का भाग भी जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का जाता है। इसी तरह 25 का, 25 1 का पाड़ा बोलेंगे तो आएगा, 5 के पाड़े में आएगा और 25 के पाड़े में आएगा। 44 1 के पाड़े में, 2 के पाड़े में, 4 के पाड़े में, 11 के पाड़े में, 22 के पाड़े में और 44 के पाड़े में आएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब भाज्य गुणनखंड कीजिए। अब भाज्य गुणनखंड करना है इसमें 228 में 2 का भाग दोगे तो 141 आएगा, 141 में 2 का भाग दोगे 57 आएगा, फिर 57 में 3 का भाग दोगे तो 19 आएगा, 19 में 19 का भाग दोगे तो 1 आएगा। इस तरीके से ख और ग करना है। छठा देख लेते हैं कि मैं 90 और 60 दोनों की गुणज हूँ और 500 और 700 के बीच आती हूँ, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। 90 और 60 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 540। जब अपन गुणज करते हैं, पहाड़ा बोलते हैं 90 का, इधर 60 का बोलते हैं तो 540 आ रहा है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 540 हो जाएगी। कार्यपत्रक नंबर 44 देख लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तीय जिसे बोलते हैं एलसीएम और महत्तम समापवर्तीय जिसे बोलते हैं एचसीएम, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा खींचिए। तो जो 3 का भी होगा और 5 का भी होगा, तो 3 का में 15 आएगा, 5 में भी 15 आएगा, 3 में 30 भी आता है और 5 में 30 भी आता है, 45 में 3 और 5 दोनों 60 में,
तो ये ऐसी ये 4 संख्याएं मिलेगी आपको। एक तो 15 मिलेगी, एक 30 मिलेगी, एक 45 मिलेगी और एक 60 मिलेगी। ये 4 संख्या जिसमें 3 और 5 की गुणजों में समान होती हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। भाग विधि द्वारा 40, 30 और 18 का लघुत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करना है। 2 का पाड़ा बोले 24 में आधे हो गए, फिर 30 में आधे हो गए और 18 में आधे हो गए 9। फिर 2 का और बोला 12 का 6 हो गया, 15 के 15 रह गए क्योंकि 2 का भाग जाता नहीं है। फिर 2 का पाड़ा 9 में भाग जाता नहीं है तो सेम संख्या उतार दी। फिर यहाँ लाइन खींची। फिर 2 का पाड़ा 6 में 3 बार गया, फिर 15 में गया नहीं, 9 में गया नहीं। फिर 3 का लिया, 3 एक बार गया, फिर 15 में 5 बार गया और 9 में 3 बार गया। फिर 3 लिया, 1 का 1 उतारा, 5 का 5 उतारा और 3 का 1 उतारा। फिर 5 का लेके ऐसे किया। तो ये संख्या ऐसे करने के बाद में आपको पता चला कि इनका लघुत्तम समाप्रत्यय जो होगा आपका वो 360 हो गया। यानी ये जो संख्या आपको मिली इनको क्या कर लिया, गुणा कर लिया। गुणा करने पर 360 आ गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करना, जिसे कहते हैं एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको पता है 2 का भाग दिया सबसे पहले, फिर 2 का दिया, फिर 2 का दिया, फिर 2 का दिया, फिर 3 का दिया, फिर 3 का दिया। तो इनको देने के बाद में क्या प्राप्त हुआ, 144 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करना, 28 और 24 का। 28 का ज्ञात किया, फिर 24 का ज्ञात किया। फिर आपको पता लगाना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी समान रहती है इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या ये 4 समान रही, तो ये 4 उत्तर आ गया। फिर यहाँ 35 और 21 का दोनों का किया, तो इसमें दोनों में सबसे बड़ी संख्या ये 7 नजर आई, तो 7 हो गया। फिर 40 और 18 को देखा, तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी नजर आई, 2 समान नजर आई। उसके बाद में कोई समानता संख्या नजर नहीं आई, तो 2 हो गया। फिर 48 और 32 को देखा तो समान संख्या नजर आई 16, तो यहाँ पे ये 16 हो गया। अब देखते हैं आकलन नंबर 9 को। आकलन नंबर जो 9 है उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर लेते हैं कि संख्या रेखा पर कथन -10 से 4 अधिक को दर्शाने वाला पूर्णांक कौन सा है। तो -10 है, उससे 4 अधिक को दर्शाएगा -6। निम्न में 3 से पूरी विभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये 3 से पूरी विभाज्य संख्या है। मैंने ऊपर कार्यपत्रक में बता रखा कि इनका योग करोगे, योग करने के बाद में वो संख्या 3 से विभाजित होगी, तो वो पूरी तरह से विभाजित है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ नहीं हो रही है। आगे प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। 60 का ये गुणनखंड नहीं है, तो ये 60 का नहीं, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये 60 का गुणनखंड नहीं है। 18 और 24 का लघुत्तम समाप्रत्यय 72 होता है, आप निकाल के देख सकते हो। 18 और 24 का रफ में निकाल के देख सकते हो, तो ये 72 आएगा। आगे प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। 27, 90 और 15 के सार्वगुणनखंड ज्ञात करने। 27, 90 और 15 तीनों का निकाला तो सार्वगुणनखंड के रूप में आपको क्या मिला, 3 मिला, तो 3 होगा। महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करने हैं 32 और 24 के, तो 32 और 24 का ज्ञात किया तो 8 मिले। फिर 36 और 72 का ज्ञात किया तो 36 मिले। इस प्रकार आप महत्तम समाप्रत्यय भी ज्ञात कर सकते थे। आगे आता है प्रश्न नंबर 7। 50 से 100 तक की संख्याओं में से जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोल के रख। जो भाज्य नहीं है यानी अभाज्य है, भाज्य नहीं है इसका मतलब अभाज्य संख्या पर। मैंने पीछे 50 तक की 15 संख्या बताई, फिर ये आगे 53 अभाज्य संख्या है, 59 अभाज्य संख्या, 61 अभाज्य संख्या, 67 अभाज्य संख्या, 71 अभाज्य संख्या, 73 अभाज्य संख्या, 79 अभाज्य संख्या, 83, 90 और 97 ये अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, हाँ या ना में जवाब दो। तो 3 से विभाज्य वो होगी जिसमें योग क्या होगा, 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो ये 3 से विभाज्य है, ये है, ये है, ये है, ये आप इनका योग, संख्याओं का योग करके देखो। जैसे इनका योग करोगे तो यहाँ 3 होगा और 3 3 से भाग जा रहा है पूरी तरह से। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नई क्लासें आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।